મારી સાથે માર્કેટ એક્સપર્ટ सुनीत सुब्रमण्यम પણ જોડાઈ ગયા છે। આપણે એમની સાથે પણ बातचीत करीशू। सुनीत जी, बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार में। और जैसे ही कि मैंने बोला, कहा कि ट्रम्प का टेरर बहुत चल रहा है। टेरर तो नहीं कह सकते, लेकिन कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जैसे कि कल हमने देखा कि 25% का एक बेंचमार्क दिया कि इंडिया पे लगेगा। अगेन एक टर्न अराउंड देख रहे हैं कि अभी 7 अगस्त से रहेगा। और फिर वो दूसरा टर्मोइल है जो फार्मा सेक्टर के लिए आया है, जिसमें लेटर्स भेजे गए हैं कि आप प्राइसेस में थोड़ी कटौती करो। ये सब और तीसरा है रिजल्ट सीजन, जो थोड़ा वीकिश चल रहा है, मिक्स नंबर्स आ रहे हैं। ये सब चीज़ें अपने मार्केट की मूवमेंट पे असर कर रही है। आप कैसे देख रहे हो? डेफिनेटली यस, ये ट्रम्प की टैरिफ की अनाउंसमेंट, क्योंकि इंडिया ने बहुत बातचीत की है। 5 दफ़ा उन्होंने बैठकर बातचीत किया है ट्रेड डेलीगेशंस के साथ, फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं आ पाया। तो ये नर्वसनेस FIS ने सेंस कर लिया था। इसलिए आप देखें तो अप्रैल में, जून में खरीदारी करने के बाद इस महीने में 3 महीने में जितना खरीदा उतना जुलाई में उन्होंने बेच डाला। तो क्लियरली उनको एक इंडिकेशन था कि ये टैरिफ की जो नेगोशिएशन है अच्छी नहीं चल रही है। और दोनों इंडिया और अमेरिका अपने स्टैंड के ऊपर टिके हुए हैं। इंडिया के लिए एग्री, डेयरी और जो GI जेनेटिक मॉडिफाइड फूड्स का स्टैंड बहुत एक रेड लाइन है। और अमेरिका के लिए वही मार्केट को उनको ओपन करना है, प्लस उनको हमारी ब्रिक्स की पार्टनरशिप और रशिया से जो भी हम खरीदारी कर रहे हैं उनका एक सोच है कि हमें उसको कम कराना चाहिए। तो ये दोनों में एक बहुत टफ स्टांस के कारण ये ट्रम्प ने ट्वीट कर दिया था। और कल लेटर जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया उसमें में आ गया था। अब बात हमें ये देखना चाहिए कि अभी 3rd वीक ऑफ अगस्त में आ रहे हैं उनके US की डेलीगेशन। तो मेरा मानना है कि उस डेलीगेशन, क्योंकि अभी ये अनाउंस हो गया, तो कुछ ना कुछ राहत एक इंटरिम डील के जरिए आपको 1 महीने के अंदर आ सकता है। वो पूरा डील नहीं होगा, क्योंकि जो टफ सिचुएशन है वो में बदलाव नहीं होगा, उसको पोस्टपोन करेंगे। शायद एक फेज 1 वाला डील बाद में आएगा और उसके बाद एक फेज 2, पर एटलीस्ट कुछ ना कुछ प्रोग्रेस मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं। तो आज की जो रिएक्शन है मुझे थोड़ी ओवर रिएक्शन के तौर पर दिख रही है। मगर क्या करें, मार्केट ऐसी है, क्योंकि अनसर्टेनिटी जब आती है तो मार्केट को पसंद नहीं होता है, और खास करके FIS को पसंद नहीं होता है। इसलिए वो कल भी हमने देखा कि 5,000 करोड़ का उन्होंने एक ही दिन में सेलिंग किया था। तो उस चीज में अब अर्निंग सीजन की बात उठाई आपने। बाय एंड लार्ज अर्निंग सीजन मैं कहूंगा कि ठीक रही है। खाली ऑटो और मेटल्स में थोड़ी दबाव दिखी है। बाकी सभी सेक्टर्स में एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर में मेरे को इंप्रूवमेंट और एक ग्रेजुअल रिकवरी बात, तो मैं इसको एक क्रॉसओवर क्वार्टर करके बताऊंगा कि इससे संकेत मिल रहे हैं कि अगले क्वार्टर में जरूर आपको नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। सेकंड चीज है, आपको मॉनसून जैसे ही प्ले आउट की उसका इम्पैक्ट आपको बॉटम एंड कंजम्पशन जैसे FMCG में दिख रहा है। और तीसरी बात है कि इस साल फेस्टिवल सीजन थोड़े आगे आ रही है। अक्टूबर 23 को ही दिवाली आ रही है, उसके पहले गणेश चतुर्थी आ जाएगी। तो अगले क्वार्टर की एक्सपेक्टेशन थोड़ी अच्छी है इस क्वार्टर की क्रॉसओवर के बाद। तो डोमेस्टिकली मुझे कुछ ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं दिख रही है। यस, जितना एक वैल्यूएशंस में एक्सपेक्टेड है अर्निंग्स की ग्रोथ, उतना तो नहीं हो रहा है, वो मानना पड़ेगा। और उसका कारण क्या है कि FIS तो बेच रहे हैं मगर मार्केट उतना करेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक्स DIA म्यूचुअल फंड्स और बाकी के जो DIS है वो सपोर्ट कर रहे हैं। कल भी उन्होंने 5,000 करोड़ का बाइंग किया था, सपोर्ट किया था मार्केट। तो ये सपोर्ट के कारण मार्केट गिर नहीं रही है। तो एक वैल्यूएशन में एक प्रीमियम जोन में ही चल रही है मार्केट, क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि FIS उसको बढ़ने नहीं दे रहे हैं और DIS उसको गिरने नहीं दे रहे हैं। तो वो उस स्थिति में मार्केट ऐसी ही एक कंसोलिडेशन के फेस में ही चलेगी कुछ दिन के लिए, क्योंकि स्पेशली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर में आपको बहुत अनिश्चितता है कि कौन सी सेक्टर को ये इंटरिम जो पहले एक डील साइन होगा किसको राहत मिलेगी। और हमारे मेन कॉम्पिटिटर जो है बांग्लादेश, वियतनाम, उनके खिलाफ हमारी थोड़ी नेगेटिव लग रही है टैरिफ। तो क्या एटलीस्ट उनके लेवल तक फर्स्ट डील में
हम इक्वल पैरिटी स्टेटस तो पा सकते हैं, वो एक उम्मीद रख के हमें चलना चाहिए। तो वो हो गया तो मार्केट थोड़ी शांति में आ सकती है, वो एक बात है। सेकंड बात यह है कि अगर अब एक पॉजिटिव चीज इसमें क्या आ सकती है कि क्योंकि ये टैरिफ रिलेटेड अनसर्टी इतना आ रहा है इंडिया के ऊपर भी, तो शायद आरबीआई अगले हफ्ते की पॉलिसी में एक रेट कट अनाउंस कर सकती, तो मार्केट के लिए वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। रेट सेंसिटिव सेक्टर्स के लिए थोड़ी एक पॉजिटिविटी मिल सकती है। और फाइनल बात मैं कहूंगा कि फेड का भी कोई दो फेड के गवर्नर ने डिसेंट किया कि अभी रेट कट करना चाहिए, मगर मिस्टर पॉवेल अपना स्टांस को बदलना नहीं रहे हैं, तो उसके कारण भी एफआईएस इमर्जिंग मार्केट में थोड़ा उनके फ्लोज कम है। और सेकंड, कॉम्पिटेटिवली देखें तो चाइना की ग्रोथ थोड़ी अप हुई है, 4.8% इस साल की जीडीपी ग्रोथ के अपने। चाइना में वैल्यूएशन इंडिया के आधा के वैल्यूएशन में है, 11 की पी है, हमारा 23 के करीब है। तो इसलिए एफआईएस फर्स्ट इमर्जिंग मार्केट में ही उनका कम निवेश हो रहा है, क्योंकि यूएस में ही रेट कट नहीं होगा तो डॉलर की स्ट्रेंथनिंग है, और उसके साथ इंटरेस्ट रेट्स भी हाई है, तो डेट में ही उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा है अमेरिका में। सेकेंड, चीन के ऊपर उनकी थोड़ी दिलचस्पी बढ़ रही है, तो इसलिए इंडिया के ऊपर थोड़ी एक नर्वसनेस। जैसे ही ये कुछ डील के बारे में अच्छी खबर आती है, मैं एफआईएस की वापसी देख रहा हूँ, तब आपको जैसे वो डील सामने आती है उस सेक्टर में जहाँ पे थोड़ी हमें राहत मिलती है, तो उधर पॉजिटिव अपटेक। तो एक निवेशक के तौर पर अब उन एक्सटर्नल सेक्टर से थोड़ा दूर रहना बेहतर होगा, अनलेस आपकी जिगर बहुत तगड़ा है। सो एक मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर के लिए मैं कहूंगा कि आप डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स पे फोकस करें, जैसे मुझे लगता है कि कंजम्पशन है, और दूसरी बात है कैपिटल गुड्स है, और तीसरी है बैंकिंग है। अभी आप देख रहे हैं कि क्योंकि एफआई का जो पैसिव फंड्स होते हैं वो ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स को बेचते हैं, तो सभी सेक्टर्स में कुछ ना कुछ करेक्शन आ रहे हैं। तो डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स में जो भी करेक्शन आ रहा है वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो तो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ, आईएमएफ ने भी इस साल की ग्रोथ को अप किया है। ग्रोथ में कोई कमी नहीं है, 80% हमारा इकोनॉमी डोमेस्टिक ड्रिवन ही है, और डोमेस्टिक स्टोरी तो अच्छी चल रही है, सभी सपोर्टिव फैक्टर्स है। तो इसलिए डोमेस्टिक ओरिएंटेड जो भी सेक्टर्स है वहां पे गुड क्वालिटी स्टॉक्स में जो भी करेक्शन आता है, ये बहुत अच्छा मौका है। और मैं देख रहा हूं कि डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स भी उसी हिसाब से आके खरीद करके सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सटर्नल में सबको थोड़ी अभी एक सावधान रहने की ये फंड मैनेजर्स भी सोचेंगे कि अभी जाके मैं क्या, मैं टेक्सटाइल, फार्मा, आईटी, ये सब जो एक्सटर्नल ओरिएंटेड सेक्टर्स है, मेटल्स, इसमें क्यों अभी रिस्क लो, तो उधर थोड़ी लैक ऑफ बाइंग सपोर्ट फ्रॉम डीआईएस के कारण ही उधर गिरावट और भी ज्यादा हो रही है। तो वही मैं कहूंगा, मार्केट का एक कंसोलिडेशन फेस है। अर्निंग सीजन बाय एंड लार्ज ठीक ठाक एक इंप्रूविंग ट्रेंड पे दिख रही है, मगर एंटिसिपेशन के हिसाब से आप देखें तो शायद उतना अच्छा नहीं था। वो आपको एक डिसअपॉइंटमेंट, थोड़ा बहुत अगेंस्ट गाइडेंस, अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन, थोड़ी एक डिसअपॉइंटमेंट जरूर है, जिसके कारण आज वैल्यूएशन सस्ते नहीं दिख। सो वही तो क्योंकि सर डोमेस्टिक फेसिंग में अगर हम देखें, क्योंकि वो अभी सेफ हेवन होता जा रहा है, क्योंकि जो अपने सामने है वहाँ हम काम करेंगे। इसीलिए हम देखें तो एफएमसीजी एक देख लीजिए, जैसे परफॉर्मेंस अभी देख रहे हैं, और यहाँ जो ब्रोकरेजेस का भी एक पॉजिटिव व्यू आता हुआ देख रहे हैं। एचयूएल हमने देखा कल शानदार एक रिजल्ट्स आते हुए देखे, और जो डिमांड में पिकअप जो हो रहा है, जो गाइडेंस जो मिल रहे हैं कि भाई अभी रूरल सेक्टर से अच्छा मूव आ सकता है, फेस्टिवल सीज़न आ रहा है। दूसरा एक है ऑटो काउंटर्स पे भी ऐसे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ भी एक टैरिफ की चिंता है। कैसे हम देखें, क्योंकि टू व्हीलर्स के जो भी नंबर्स अभी आ रहे हैं अच्छे आ रहे हैं, तो वो जो इंटीरियर टियर 2 टियर 3 में जो वो अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपको चूज़ करना है डोमेस्टिक फेसिंग में निवेश करने के लिए, तो पहली नज़र आपकी कहाँ जाएंगी, और वहाँ के वैल्यूएशन कैसे हैं, कौन से बेसिस पे आप यहाँ निवेश करोगे? तो मैं सोचूंगा कि थोड़ी फॉरवर्ड लुकिंग होनी चाहिए, इस क्वार्टर के अर्निंग्स पे मत जाएं, क्योंकि ये बीता हुआ क्वार्टर है। तो आउटलुक आप देखें तो क्या है सपोर्टिव फैक्टर्स इंडिया के लिए। एक है फेस्टिवल सीजन जल्द आ रही है, दूसरी है अच्छी मानसून, तीसरी है सपोर्टिव आरबीआई पॉलिसी है, और चौथी है कि फिस्कल तौर पर भी गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ मिडिल क्लास के हाथ में पैसा दिया है। अब तक वो खर्चे में उतना ज्यादा को निवेश नहीं किया है उन्होंने, सेविंग्स पे ज्यादा, इसलिए एसआईपी बुक भी आपको अच्छी बढ़ रही है। तो अब आने वाले दिन में देखिए ये पैसा जरूर खर्चे में बदल सकता है, क्योंकि ये सब पॉजिटिव फैक्टर्स है। क्यों?
मानसून के कारण रूरल इकोनॉमी में एक पॉजिटिव कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आएगी। और अगर उधर अपना जो हार्वेस्ट अच्छा होता है ना, तो उनके हाथ में पैसा होता है, तो जाके टू व्हीलर्स की ऑलरेडी आप देख रहे हैं, डेटा बताया आपने। सेकंड बात यह है कि बैंक्स भी अभी फर्स्ट क्वार्टर में देखा तो डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी हुई है। एचडीएफसी बैंक के खासकर में देख रहा था कि 16% डिपॉजिट की बढ़त हुई है, मगर लोन ग्रोथ खाली 6% हुआ है। यानी बैंक्स आर फ्लश विद फंड्स, पैसे की कोई कमी नहीं है। और एक सीआरआर कट भी जो अनाउंस किया था वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो डेफिनेटली मैं लेंडिंग रेट्स में कटौती देख रहा हूं, जिसके कारण आपको ईएमआई घटेंगे। तो जो भी ईएमआई रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे ऑटो होता है, जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होती है, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग होती है, ये सब में मैं रुझान अच्छा देख रहा हूं कि लोग इसमें निवेश करेंगे। शायद रियल एस्टेट में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मानसून में नॉर्मली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थोड़ी स्लो डाउन होती है, पर फिर भी एक थोड़ी लंबी अवधि की आउटलुक रखें। तो ये तीनों में मैं देख रहा हूँ कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो और रियल एस्टेट में आपको टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको इंटरेस्ट रेट्स कट करके एक डिमांड को बूस्ट करने की कोशिश आएगी और डील्स भी आएगी फेस्टिवल सीजन में। सेकेंड चीज है कि क्योंकि आपने बताया कि टू व्हीलर ना, ये लो एंड प्रोडक्ट्स, लो वैल्यू प्रोडक्ट्स ना, वो नंबर्स में ज्यादा होते हैं। क्योंकि देश का एक और दिक्कत है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वही 75-76% में अटक गई है, देश की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अब ये वॉल्यूम के नंबर्स पिकअप होंगे, तो आपको जैसे ही कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ती जाएगी और 80 को पार करेगी, तो प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स में भी एक आप ग्रीन शूट्स एक्सपेंशन या ग्रीन फील्ड या ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन की एक संभावना देख सकते हैं। और एलएनटी के रिजल्ट्स में ऑलरेडी आपको ये रुझान मिल रहा है कि डोमेस्टिक प्राइवेट कैपेक्स एक रिकवरी मोड पे चल रही है। तो डेफिनेटली आपको फिर कैपिटल गुड्स साइकिल में जो भी है, इनकी ऑर्डर बुक्स बढ़ रही है, वहां पे भी ध्यान देकर आप निवेश कर सकते हैं। और इन सबके पीछे मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में नेचुरली ये कंज्यूमर और ऑटो रिलेटेड लेंडिंग में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आगे होंगे, क्योंकि उनकी एक फास्ट टर्न अराउंड, एनबीएफसी भी इधर खास करके अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि वो फास्ट टर्न अराउंड देते हैं, लेस पेपर वर्क, जल्दी से लोन को सैंक्शन कर लेते हैं, उनका एक एडवांटेज था। मगर कैपिटल गुड्स फाइनेंसिंग में एमएसएमई सेक्टर और एसएमई और मिड एंड स्मॉल कैप कैपिटल गुड्स सप्लायर को फाइनेंसिंग देने में पीएसयू बैंक्स ऑलवेज आगे रहते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली उनका एक कंफर्ट रहा है और लॉन्ग टर्म लेंडिंग भी वो करते हैं इंडस्ट्रियल्स के लिए। तो पीएसयू बैंक्स की लोन बुक भी मेरे को थोड़ी एक इंतजार करने का चाहिए कि वहां पे फाइनेंसिंग करने में पीएसयू बैंक्स का भी लोन ग्रोथ अच्छा हो सकता है। तो यही मेरी मानना है कि शॉर्टर टर्म में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और एनबीएफसी का परफॉर्मेंस बेटर रहेगा, मगर मीडियम टर्म में पब्लिक सेक्टर बैंक्स जरूर कैचअप करके उनकी लोन ग्रोथ आगे बढ़ सकती है। तो जैसे मैंने, ये सभी सेक्टर्स है डोमेस्टिक ओरिएंटेड, तो इन्हीं में आप फोकस रखेंगे, निवेश करेंगे। और क्योंकि अगले क्वार्टर की नंबर्स से ही ये सब पॉजिटिव अपटेक आपको दिखेगी, आप एक स्टैगर्ड तौर पर आप अप्रोच कीजिए, और शायद एक मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के जरिए करेंगे, तो फंड मैनेजर्स आपको सही स्टॉक्स और सेक्टर्स को सही वक्त पे चुनेंगे। आप इस वक्त में चुनना आपके लिए बहुत एक मुश्किल चीज होगा, क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी दुनिया में फैली हुई है। दूसरा जो एक सेक्टर जो बाजिंग रहा है वो है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स। जैसे हमने देखा है कि इंडियन होटल्स तो है ही, लेकिन लेमन ट्री, शैले होटल्स, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस लेके आए हैं और दे कमांड द प्राइसेस ऑल्सो। कैसे आप देख रहे हो, ये सेक्टर में निवेश करना है तो कहाँ करोगे आप? तो एक्चुअली ये टू बी फेयर, ये पोस्ट राम, जो राम टेम्पल का हुआ था और वो महाकुंभाभिषेक जो हुआ था ना, और संगम में, तो वहाँ से एक डोमेस्टिक टूरिज्म की बहुत बड़ी एक इंक्रीज हुई है। तो ये एक मेन कारण है कि इस हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आपको होटल ऑक्यूपेंसी और रेट्स में देख रहा हूँ कि करीबन दुगना या 3 गुना भी हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ दिस। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपको जिसका भी एक ये तो हाई ऑपरेटिंग लिवरेज सेक्टर है, यानी उनके होटल्स तो बिल्ड हो जाते हैं, रूम्स हो जाते हैं, मगर जितना भी ऑक्यूपेंसी आपको बढ़ता है उतना सीधा प्रॉफिट बॉटम लाइन को जाता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो उनके कवर हो जाते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि यहाँ पर आप देखें कि जिसका पोटेंशियल ज्यादा टूरिज्म ओरिएंटेड और रिलीजियस टूरिज्म खास करके बहुत बहुत इंप्रूव हो चुकी है,
वो एक चीज़ है। सेकंड मैं कहूँगा कि मेडिकल टूरिज्म भी इसका एक कारण है कि बहुत से लोग फॉरेन से आते हैं इंडिया में ट्रीटमेंट के लिए, तो नेचुरली वो भी लॉन्ग टर्म स्टे होटल्स में बुक करते हैं उन शहरों में। तो आपको होटल की पेनिट्रेशन में देखना चाहिए कि जैसे चेन्नई बहुत बड़ी सिटी है क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल उधर हेडक्वार्टर्ड है, बहुत सारी उनको मिलते हैं। वैसे बेंगलुरु में है आपको बहुत बड़ा हॉस्पिटल्स, दिल्ली में है मेदांता। तो मैं कहूँगा कि मेट्रो ओरिएंटेड हॉस्पिटल्स और रिलीजियस टूरिज्म ओरिएंटेड में किसका एक पेनिट्रेशन होटल्स में ज़्यादा है देखकर आप उसको चूज कर सकते हैं कि उनकी आउटलुक, क्योंकि अभी वो एक रेट्स का एक कंप्लीटली चैलेंज नहीं है। सेकंड चीज़ है कि इसके साथ एयरलाइंस को भी मैं जोड़ लूंगा, क्योंकि होटल में जाके स्टे करना है तो एयरलाइन को यूज़ करना ही है। तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में एयरलाइंस को भी जोड़ के आपको देखना है, ये दोनों साथ में चलते हैं, दोनों हाई ऑपरेटिंग लिवरेज्ड बिजनेसेस है। तो ये दोनों डेफिनेटली एक, और ये डोमेस्टिक ओरिएंटेड भी है, इनका भी एक्सपोर्ट या एक टैरिफ रिलेटेड का कोई संबंध नहीं है। तो डेफिनेटली दीज आर गुड स्पेसेस, और ये सब एक डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन के अंदर, हेड के अंदर आते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि ये जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है जहाँ पे पर कैपिटा जीडीपी बढ़ रही है, इस साल मेरी उम्मीद है कि $3,000 पर इंडिविजुअल को पार करेगी हमारी पर कैपिटा जीडीपी। अब करीबन 2800 के आसपास है, तो 3,000 पार कर लेगी इस साल की ग्रोथ में। तो डेफिनेटली ये सब क्या हो रहा है कि एक पोलराइजेशन हो रहा जी। है। मैं डेटा था कि 10% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन 60% ऑफ इंडिया इनकम को हासिल करती है, यानी जो टॉप एंड होके रिच आर गेटिंग रिचर, तो नेचुरली उनका भी एक स्पेंडिंग का पैटर्न बढ़ रहा है, डिस्क्रिशनरी चीजों में बढ़ रही है। और ट्रैवल तो बहुत इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, जिसके कारण आपको इन सेक्टर्स में हाई एंड लाइफस्टाइल की जो एक मांग होती है उसके अंडर ये फिट होते हैं। એબ્સોલ્યુટલી તો यहाँ અહીંયા પર તમે હોસ્પિટાલિટી સેક્ટરમાં પણ એક ध्यान જરૂરથી આપી શકો છો, અહીંયા નિવેશ કરી શકો છો। पर उसके साथ ही सुनील जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही समय है, नेक्स्ट टाइम और चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। અને સાથે જ મને પણ આપશો રજા પર જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે। નમસ્કાર।